नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि क्या आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये बात अब पाकिस्तान में उठने लगी है, क्योंकि जिस तरह से आसिम मुनीर वहां पर गए हैं अमेरिका में, पहले तो बात हुई कि पैरेड में बुलाया जाएगा, वैसा कुछ था नहीं। उसके बाद व्हाइट हाउस में चाय पर बुलाया गया। तो पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, उसके मद्देनजर आसिम मुनीर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे कि अपने मतलब का पाकिस्तान। उसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा होने वाली है, जिस तरह से रेल इंजन उसको वो अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना करने वाले हैं, और भी कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसको लेकर वहां पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और विकास की जो सियासत है वो हावी होती हुई दिख रही है। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और उसके बाद बात करेंगे कि ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अब भारत का ऑपरेशन सिंधु, पहले भी इस तरह के कई ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाए हैं और इस बार अब ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। तो ईरान से वतन वापस लौटे छात्र और लोग कह रहे हैं शुक्रिया। तो इस पर होंगे कई अहम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा में G7 आउटरीच समिट में हिस्सा लेने और द्विपक्षीय मुलाकातें करने के साथ ही साइप्रस और क्रोएशिया का भी किया सफल दौरा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों का जलवा। पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में मिली जगह। IIT दिल्ली शीर्ष 125 संस्थानों में शामिल। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों की सुरक्षित भारत वापसी। छात्रों ने जताया आभार। सरकार ने कहा नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। मॉनसून की बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। तो गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के साथ 11 बांध हाई अलर्ट पर। ईरान इजराइल में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। जिनेवा में कल ईरान से परमाणु वार्ता करेंगे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। UNSC यानी सुरक्षा परिषद ने भी बुलाई आपात बैठक। ऑपरेशन सिंदूर में पीटे गए पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका दौरे पर। तो पाकिस्तान में ही उठ रहे हैं सवाल कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बुला लिया चाय पर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 2 दिन बाकी। दुनिया भर में छाया योग का खुमार। लोग जम कर रहे हैं योगाभ्यास। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब बात करते हैं सबसे पहले जो आसिम मुनीर, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अमेरिका पहुंच गए। तो वहां उनके दौरे के दौरान क्या कुछ हो रहा है और उनके दौरे पर पाकिस्तान के अंदर ही क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। तो अपने मतलब का पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से पीटा गया पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की मीडिया के लिए एक बड़ी खबर थी कि उसके आर्मी चीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चाय पर बुलाया है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम जनरल मुनीर के पास क्या एजेंडा है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपने लिए अच्छा मौका देखता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह मुलाकात पाकिस्तान की छवि को सुधारने में मदद देगी। लेकिन पाकिस्तान की ही संसद, जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, वहां पर ईरान के समर्थन में जोर जोर से नारे लगाने वाले सांसद इस मुलाकात से तो नाखुशी होंगे कि उनके जनरल ने अमेरिका जाकर सौदा कर लिया। अमेरिका दौरे पर गए जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस से यह निमंत्रण उस समय आया जब मुनीर ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का पात्र बताया।
यानी जबरदस्त बटरिंग। मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि जनरल मुनीर से ईरान को लेकर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर से बात करके पता चला कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है और इस क्षेत्रीय संदर्भ में भी उसकी भूमिका अहम हो सकती है। उधर ईरान और इजरायल के बीच जंग का 7वां दिन है आज, तो दोनों ही मुल्कों से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और इस बीच जंग में अमेरिका की एंट्री को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, यानी किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। तो जनरल मुनीर को ये जो चाय या लंच है ये फ्री में नहीं मिला है, ऐसी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के एक डिफेंस एक्सपर्ट इम्तियाज गुल ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और भारत के हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए थे, जिनमें से ये एयरबेस नूर खान एयरबेस भी है। तो गुल ने दावा किया है कि अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला था तो वहां से निकलने के बाद भी अमेरिका ने इस बेस को अपने अधीन ही सुरक्षित रखा है, यानी इस बेस पर अमेरिका काबिज है पाकिस्तान में। जानकार मानते हैं कि ईरान के बॉर्डर पर पाकिस्तान के एयरबेस का उपयोग करके अमेरिका ईरान में भारी तबाही मचा सकता है, यानी पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा। गरीब मुल्क पाकिस्तान इसे अपने के लिए मौका देखता है, क्योंकि इसके बाद फिर से पाकिस्तान में डॉलर की बरसात होगी और पाकिस्तान डॉलर के बदले बिकने को तैयार है। मुनीर की यात्रा इसी संदर्भ में है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि हम ईरान का साथ देंगे। ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज आवर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस, ये हमारा डिटरेंस है। हवा टाइट है पाकिस्तान की, क्योंकि जब ये खबर आई कि पाकिस्तान साथ देगा और जब इजराइल ने हड़काया तो पाकिस्तान की हवा टाइट है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल मुनीर का जो अमेरिका दौरा है ये तो एक मौका है हमारे लिए। नहीं देखें, ये अटेम्प्ट जो है मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत मुझे वकल समझ है उससे मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर एक अच्छा और इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो अदा कर सकता है। वहीं विदेश मामलों के जानकार केपी फावियान ने कहा कि ट्रंप तो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। President Trump's son had gone and met then General Munir. This was about cryptocurrency operations, and General Munir had pledged full cooperation. We also know that the same people met the Prime Minister of Pakistan also. So there is a business connection. लेकिन इस बीच जो जनरल मुनीर की अमेरिका यात्रा है उस पर पाकिस्तान में ही थू-थू है। पाकिस्तानी जनता ने जनरल मुनीर की निंदा की है। President Trump is confused. He's not a politician, he's a businessman. He is looking in Pakistan, our other resources, that's why there's no free lunch here. That's why he invited to the General Asif Munir. But what is the General Asif Munir's interest? His interest is money. His interest to counter the India. His interest not to counter the Iran. Iran is one side, but Pakistan is always looking for the money, either comes from the United States of America or from China or from the Saudi Arabia. That is their purpose. आसिम मुनीर को ये बात समझाने और कहने कि आसिम मुनीर, we don't want you here. We do not want any dictatorships in Pakistan. We
want civilian rule in Pakistan. हमें डेमोक्रेसी चाहिए. हमारे जो वहां पे इलेक्शंस है उनके मुताबिक हमारी पार्लियामेंट बने. That is what we are looking for. तो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक भी जनरल मुनीर के खिलाफ नारे लगा रही है और कह रही है कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं, क्यों आए हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत लाइए. लेकिन अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि अभी शहबाज शरीफ कुछ है नहीं, इसीलिए अगर कोई डील करनी हो तो चाय पर मुनीर को ही बुलाना पड़ेगा. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर एक्सपर्ट हैं जियोपॉलिटिक्स के. बहुत बहुत स्वागत सर आपका. और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं. नमस्कार. सुमित जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगा कि जो हम बात ये कह रहे हैं कि ये लंच, ये चाय, ये फ्री नहीं है. हाँ, अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अभी हमको ईरान में लड़ाई में कूदना है तो उसमें पाकिस्तान में किससे बात करें. शहबाज शरीफ तो पपेट हैं, बाकी लोग जो है वहाँ पर कोई और है नहीं. ले देकर यही फील्ड में फील्ड मार्शल जो हैं, इन्हीं से बात करनी पड़ेगी. तो उन्हीं को बुला लिया चाय पर और लंच पर. सबसे पहले तो सिंह साहब शो में बुलाने के लिए आभार और सभी दर्शकों को नमस्कार. जी नमस्कार. देखिए, पाकिस्तान जो है ये एक पेड जिहाद के बिजनेस में है. हाँ. अगर आप पैसे दे सके तो आपके लिए भी जिहाद कर लेंगे. अमेरिका पैसे दे दे, ब्रिटेन पैसे दे दे, रशिया पैसे दे दे, जो पैसे दे देगा उसके लिए जिहाद करते. पर प्रीपेड जिहाद है, पहले पैसे दो और डेट और टाइम तक ही जिहाद होगा, उसके बाद नहीं होगा. यानी कि वो जो प्रीपेड रिचार्ज टाइप का होता है ना, रिचार्ज कराओ और काम कराओ. और जब रिचार्ज खत्म हो बोलेगा आप आज के बाद जिहाद बंद, क्योंकि रिचार्ज खत्म हो गया. ये हकीकत है पाकिस्तान की. अगर आप देखें पाकिस्तान में संपन्नता कब आई है साहब, जब आसपास कहीं ना कहीं युद्ध हुआ है. पाकिस्तान की इकोनॉमी में उछाल कब आया? पिछले 75 साल का रिकॉर्ड दीजिए, जब आसपास युद्ध हुआ है. इन्होंने जिहाद का ठीकरा उठाया, बोला साहब हम जिहाद कर रहे हैं, और पैसे इन्होंने ले लिए. अब देखिए पीछे CDC पे, यानी इनका जो सेंट्रल डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, उस पर प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने जो बाइडेन के टाइम में. तब इन्होंने गुजारिश की थी कि हमारी आर्मी और हमारे आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल पे प्रतिबंध मत लगाओ. इसकी तो वैसे ही अमेरिका के पास है. अगर इस पर प्रतिबंध लगाया सर, इसकी प्रॉपर्टी, इसके एसेट्स, इसका दुनिया में जहां भी पैसा वो फ्रीज हो जाएगा. अब देखिए हफ्ता भर पहले इसको अमेरिका में तलब कर दिया गया और इसको बिठा दिया गया. अब देखिए जब ट्रंप G7 से उठ के वापस आ जाते हैं, जब ईरान पे कार्रवाई लगभग तय हो जाती है, तब इसको दरबार में तलब किया जाता है. दरबार में तलब किया गया, बोला भैया तेरे से ये काम कराना है, देखो हमें जिहाद करवाना है तुमसे, और उसमें स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों चाहिए. और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां अगर फौजी मरता है या नॉन स्टेट एक्टर मरता है, वहां तो कोई नंबर भी नहीं आता. ऐसा बेहतरीन देश और इतना सस्ते जहादी दुनिया में कहीं नहीं मिलते. और शायद ही कोई दूसरी इस्लामिक कंट्री अपनी जमीन यूज करने दे अमेरिका को टू बॉम्ब ईरान पर. पाकिस्तान में आप सर जानते हैं जमीन भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, और जो कैजुअलिटीज होंगी उनको किसी को खबर भी नहीं रहेगी. तो इसलिए मुनीर को तलब कर दिया गया, बोला भैया हमें वहां ठुकाई पिटाई करनी है, आप हमें करो. और दूसरी बात, जो ISI का मिडिल ईस्ट में नेटवर्क है सिंह साहब, बड़ा सक्रिय है. उस मिडिल ईस्ट के नेटवर्क के जितने भी जिहादी संगठन ईरान सपोर्टेड है, उसके सबसे संबंध है. उसके अंदर क्या चल रहा, होती क्या कर रहे, हिजबुल्लाह क्या कर रहा, हमास क्या कर रहा है, एक सेकंड लेवल की इंटेल भी इसके पास आएगी, वो भी ये बेचेगा. तो निष्कर्ष ये है, कुछ हजार या कुछ 100 पाकिस्तानी मरेंगे, कुछ वो हमास होती वाले मरेंगे. ये अपना व्यापार करेंगे, जो उन्हें करना पड़ता है, खबर बेचेंगे, पैसे लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. मैं आपके पास लौटता हूं. हम विनोद जी का रुख करते हैं. विनोद जी, जो बात अभी सुमित जी कह रहे हैं कि भाई होगा यही, देखिए निष्कर्ष के तौर पर जो उन्होंने एक लाइन कही, जो होता आया है कि भाई पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा, सस्ते में इस्तेमाल हो जाता है पाकिस्तान. लेकिन ये तो जब आप देखें, एक तरफ ये दावा कि ये जो हमारा परमाणु बम है ये इस्लामिक बम है, ये सबके लिए है, पूरे सभी इस्लामिक देश के लिए है, और दूसरी तरफ अब ईरान के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल होगा, जैसे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था और आगे उसके पहले भी कई बार इस्तेमाल हुआ है. तो ये तो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अपनी विश्वसनीयता वैसे है नहीं और ज्यादा खो देगा. अभी जो सुमित जी बता रहे थे लाल जी, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ. उन्होंने बहुत अच्छा लाइन टर्म यूज किया, पेड जिहाद, पेड और सस्ता भी. तो मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ. मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान में हामिद गुल हुआ करते थे, जिसको फादर ऑफ तालिबान कहा जाता था, ISI का चीफ थे. तो वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने अमेरिका को अमेरिका की मदद से पैसे लेके और उसको हरा दिया और अफगानिस्तान से भगा दिया.
ये कारस्तानी तो पाकिस्तान की रही है। अमेरिका को अमेरिकी मदद से ही उसको वहाँ से अफगानिस्तान से भगा दिया। तो ये आज का नहीं है। ये आप जनरल जिया से लेके देखिए, मुशर्रफ से देखिए, और उसके बाद ये जो जनरल मुनीर है, ये तीन ऐसे लोग हैं जो चाय पे बुलाए गए हैं वाशिंगटन में और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मिलने में। तीनों का पर्पस कोई ना कोई वहाँ जंग ही रहा होगा। जनरल जिया के समय में आप याद कीजिए, यूएसएसआर ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तो उसको भगाने के लिए जनरल जिया सामने में आए थे और तालिबान का वहाँ पैदाइश हुई थी, जिसकी बात हामिद मीर गुल कह रहे हैं। और उसके बाद जियाउल हक का देखिए 9/11 का जो ये हुआ, और उसके बाद जो है वो कैसे परवेज मुशर्रफ उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया अमेरिकन व्हाइट हाउस के लिए, और अब वो सबसे बड़ा गेस्ट बन के वो चले गए। ये मुनीर का जाना अपने आप में ये है कि वो दोनों उस समय में राष्ट्राध्यक्ष भी थे एक कूप करके, वो डिक्टेटर भी, अपने को राष्ट्रपति भी कहते थे। ये साधारण सा जनरल है जिसको आप फील्ड मार्शल बता रहे हैं मुल्ला मुनीर। इसको बुलाने के पीछे भी आप ये कहानी देखिए कि ये सीधे सीधे ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में अमेरिका खुद फंसा हुआ है जी। और जो अभी जंग है उसके सूरत ये है कि ईरान अभी पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका कितनी भी धमकी दे दे। उस हालत में अगर अमेरिका को डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होना है, जो मौके की तलाश में है, तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान से बेहतर उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। और पाकिस्तान का जो एयर बेस है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसके 11 से ज़्यादा जो एयर बेस थे उसको तबाह कर दिया गया। बिल्कुल। अमेरिका की बेचैनी भी उस वहीं का एक जो डिफेंस एक्सपर्ट है उन्होंने बताया था कि वो जो नूर खान एयरबेस है, जिसपे अभी तक अफगानिस्तान के हटने के बाद भी अमेरिका का लगभग पूरा कब्जा है। जब वो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ था तो सबसे फिक्र अमेरिका को हुई थी उसके लिए। तो ये सारा कनेक्शन स्ट्रेटेजिकली है। और पाकिस्तान को जो बता रहे थे सुमित जी, पैसे के आने का फ्लो जो है वो इसी से आता है, कोई इकोनॉमी नहीं है। पाकिस्तान के इकोनॉमी की सबसे बदतर हालत में आज अगर ये मुल्क है तो उसको जनरल मुनीर को ये लग रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी शायद अमेरिका से कुछ डॉलर मिलने पे संभल जाए। उसे क्या फिक्र है कि ईरान का भला हो या ना हो, ईरान का क्या हश्र होगा वो दुनिया देख रही है। लेकिन मुनीर अभी इस बात का सौदा कर लिया है, ये बात पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है सुमित जी कि पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त 1947 को बना, ठीक है, उसके बाद देखिए इस्लामाबाद बना तो किससे? पेट्रो डॉलर से। कहाँ से? मिडिल ईस्ट से पैसा आया, पेट्रो डॉलर से बना। उसके बाद अमेरिका का पैसा खाया, उसके बाद चीन का पैसा खाया, उसके बाद फिर अमेरिका का पैसा। मतलब इस चक्कर में पाकिस्तान ने कभी अपने यहाँ कुछ किया नहीं। और ज़रा गेम देखिए भाई, ओसामा बिन लादेन को हम अपने यहाँ रखेंगे भी, उसके बाद तुम खींच के समुद्र में फेंक दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कोई अगर आतंकवादी को हम पालेंगे भी, अमेरिका आकर के अपने ड्रोन से उसकी धरती पे जाके मार दे, कोई दिक्कत नहीं, बस डॉलर देते रहो। इसी क्रम में बस इसी क्रम में क्या वो खुलासा भी इसी क्रम में है सुमित पीर जी, जिसमें इम्तियाज गुल ने यह दावा किया है कि नूर खान एयरबेस पर तो अभी तक उसका अमेरिका का कब्जा है पाकिस्तान में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो इनकी दुखती रगों को छेड़ा है, और नूर खान ऐसा बेस था जिसके ये भी माना जाता है इनके न्यूक्लियर का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था वो भी था। जब रनवे ध्वस्त हो गई सर, तो वो जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर वो भी ध्वस्त। और याद कीजिए, हमारा और पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं करेंगे, पर तब नहीं करेंगे ना जब आप डिक्लेयर करेंगे। आपने डिक्लेयर नहीं किया, हमने तो रनवे पे हमला किया था, रनवे में आपका कमांड एंड कंट्रोल उड़ गया तो हम क्या करें? हमने न्यूक्लियर जिसे कहते हैं पेरिफेरी, उसको क्रैक कर दिया, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। उसमें अमेरिका के भी जबरदस्त एसेट्स थे, इसीलिए अमेरिका को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा साहब ये युद्ध विराम करिए, कृपया इस लड़ाई को रोकिए, नहीं तो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स और हमारा एयरबेस भी हाथ से चला जाएगा। दूसरी बात, अगर आप देखिए पाकिस्तान की भी परिकल्पना कीजिए, पाकिस्तान का तो ये व्यवसाय है क्या पेट जहाद करना। एक और आप चीज देखिए, ये जो फील्ड मार्शल है इसकी गर्दन सर अमेरिका के हाथ में है, इसको अमेरिका में बिठा के रखा गया था। और जब G7 से ट्रंप वापस आते तब इसकी जरूरत आन पड़ी। देखिए, फर्दों पे अटैक अमेरिका को करना पड़ेगा, फर्दों का अटैक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आपको B2 बॉम्बर चाहिए, GBU-57 चाहिए, तब भी कुछ 4-5 GBU-57 लगने के बाद वो इंस्टॉलेशन पूरी से ध्वस्त हो जाएगी। उसके लिए विसिनिटी चाहिए, विसिनिटी के लिए इनके ग्वादर का एयरबेस चाहिए, ग्वादर के
पोर्ट चाहिए, पर वो ग्वादर अभी चाइना के कंट्रोल में है और चाइना से अगर जान छुटा नहीं तो हमें इस बंदे की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को, और जो भी इसमें मरना मराना होगा वो पाकिस्तानी करेंगे। अभी आप इसके पीछे जनरल जो सेंटकॉम के हेड है उन्होंने कांग्रेस में टेस्टिमनी दी थी और कांग्रेस मैंने उसे सीधा कहा था, उसने कहा भाई ऐसा है जब तक हमें उस एरिया में न जाना पड़े, जब तक पाकिस्तानी मर रहे हो कीप देम इन गुड ह्यूमर, इनको मरने दो, इनको ठीक रखो, हमें वहां नहीं जाना, हमें वहां मरने नहीं जाना। और मैं उन वक्तव्य आपको बताता हूँ, उन्होंने बोला था कि जब एक आतंकवादी को पकड़ा तो मुनीर ने मुझे खुद फोन किया, कहता भाई साहब ने आतंकवादी पकड़ा, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बढ़ा देना, तुरंत में भेज। देखिए इसका हर एक से डील है कि भाई एक आतंकवादी का इतना मरा तो इतना, जिंदा तो मतलब डेड इतना, मरा इतना, अमेरिका बहादुर पैसे भेजेगा। ठीक ऐसा चलता है। ये सारी जो डीलिंग की आप कहानी सुना रहे हैं ना सुमित जी, ऐसा लगता है कि डील तो बड़ा सस्ता है, लेकिन अमेरिका इस बात को जानता है कि इस सस्ते डील के लिए भी सीधे मुनीर से बात करते हैं। कौन होता है शहबाज शरीफ, कौन होता है कोई और। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी जुड़ने के लिए, इसी क्रम में उनको बुलाया भी गया वहां चाय पीने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे हम खास चर्चा करने वाले हैं बिहार में जो विकास की राजनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जो दौरा होने वाला है उसको लेकर वहां बड़ी हलचल बढ़ गई है। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बता ही दिया था कि अब हम खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, और वो भी बिहार में जो विकास की राजनीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होने वाला है। तो बिहार की सियासत में विकास की गूंज। बिहार में जंगल राज बनाम सुशासन को लेकर पिछले 3 चुनावों में आम मतदाताओं ने सुशासन के प्रति ही अपनी ललक दिखाई थी, लेकिन जातीय समीकरण का जोर थमा नहीं था। तो मौजूदा दौर में विकास को लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ी है। क्या जाति परस्त राजनीति को आईना दिखा देगा आज का बिहार का युवा? क्योंकि आज के बिहार के युवाओं की उम्मीद कितनी पूरी करती है राजनीति, ये एक बड़ा मुद्दा है। इस समय बिहार की 70% आबादी 35 साल से कम की है, यानी युवा आबादी है। चुनावी हलचल के बीच पीएम मोदी की सिवान यात्रा में विकास बनाम जातीय गठजोड़ की चर्चा इस यात्रा के लिए तेज हो गई है। बिहार में बाहुबलियों और अपराध के लिए मशहूर सिवान और सारण में औद्योगिकीकरण होगा। क्या ऐसा किसी ने पहले सोचा था? लेकिन बिहार में बने रेल इंजन से पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में अब ट्रेन दौड़ेगी। उसी इलाके में है ये, जो पहले कभी इतना बदनाम हुआ करता था। भारतीय रेलवे अब अफ्रीका में अपनी पहचान बनाएगा, वो भी बिहार में बने रेल इंजन से। भारत पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी को डीजल इंजन निर्यात करेगा। पीएम मोदी 20 जून को बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में बने पहले इंजन को रवाना करेंगे। राज्य के विकास के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। बिहार विकास के ऐसे दर्जनों परियोजनाएं इस इलाके में लगाए गए हैं जो पहले कभी माफिया डॉन की कहानियां होती थी, उनको अब पीछे छोड़ चुका है। ये वही इलाका है जिसका 90 के दशक में रक्त रंजित इतिहास रहा है। आरजेडी के शासन में बाहुबलियों के वर्चस्व ही चुनाव जीतने का फॉर्मूला हुआ करते थे। आज इंडस्ट्री के शायरन बजने के साथ ही कामगारों की हलचल यहां पर तेज होती है। 24 घंटे बिजली, गांव देहात तक पक्की सड़कें, बुनियादी सहूलियतों के मामले में बिहार के बीमारू राज्य के कलंक से पीछा छुड़ाता है। लेकिन बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या अभी तक भी है, जिसका निदान औद्योगिकीकरण से ही संभव है। तो पीएम मोदी के दौरे से एक बार फिर बिहार की सियासी हलचल तेज हुई है, लेकिन विपक्ष की ये चिंता है कि पीएम मोदी के
विकसित भारत के संकल्प की प्रतिबद्धता कहीं बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा न बन जाए। तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं पीएम पलायन रोकने नहीं आ रहे हैं, वो तो सिर्फ भाषण करने आते हैं, उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान बचाओ की 4 रैलियां कर चुके हैं, लेकिन जाति गठजोड़ के अलावा बिहार के विकास का कोई रोड मैप नहीं रख रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार में जातीय प्रपंचों में बिहार कितना उलझता है, या फिर विकास की धारा में शामिल होने के लिए सियासी प्रपंचों को बिहार और वहां के युवा, वहां के लोग खारिज कर देते हैं। तो जैसा हमने बताया, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जितने वादे मोदी जी ने किए हैं उनको बिहार आने में तो शर्म आनी चाहिए। पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। लेकिन भाजपा के नेता भाषण सुनते ही इन लोगों का 1-8 किलो खून सूख जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री 10 बार आएँ कम से कम, ताकि जो बचा खुचा खून है, हीमोग्लोबिन है, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर प्रधानमंत्री के भाषण से ऊर्जा की ऐसी लकीर निकलती है कि इनका खून सूखता है। वहीं भाजपा की सहयोगी जेडीयू के नेता विकास कुमार ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं, हम लोग को विरासत में उजड़ा हुआ बिहार मिला था। आज बिहार विकसित बिहार की ओर जा रहा है और ये पहली दफा अगला जो 5 साल होगा, आने वाला 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम युग होगा। ये तो ही नेताओं की बात। अब जरा आम लोगों की बात सुनिए। सिवान की जनता पीएम मोदी के आने को लेकर काफी उत्साहित है। गुंडागर्दी, महिलाओं को बाहर निकलना बड़ी कठिनाई होती थी और स्टेशन से आना, जेंट्स लोग को 8 बजे के बाद आना बड़ा कठिनाई थी। गोली मार देना, किसी को पकड़ लेना, लड़की औरतों को उठा लेना, बहुत गुंडागर्दी चलता था। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ बहुत अच्छा हो गया है कि कहीं कभी भी आना, कभी भी जाना, महिला सुरक्षित हो गई हैं। सिवान जब आतंक से मुक्त हुआ साहबुद्दीन के, उसके बाद से यहाँ के लोगों में यह सुरक्षा की भावना आ गई है कि हमारा अभिभावक मोदी खड़ा है। इसके कारण यहाँ अभी व्यापार भी पुनः रहा है अच्छी खासी और उन्मुक्तता से सब लोग जीवन जी रहे हैं। तो आम लोग बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं और आम लोग उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, उसकी बात भी कर रहे हैं। इसी पर खास चर्चा करने के लिए कि किस तरह से बिहार में विकास की राजनीति हो रही है और माहौल बदला, इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। राहुल लाल जी बहुत बहुत स्वागत। साथ में नीरज कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी आपका। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार दे देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और विपक्ष वो कह रहा है कि भाई उनको तो बिहार में आने में शर्म आनी चाहिए, जनता कह रही है कि नहीं बदलाव महसूस हो रही है। तो ये बदलाव जो महसूस हो रही है जनता को, ये तो फिर इसका असर जो है बिहार की राजनीति पर दिखाई पड़ेगा और ये राजनीति पर असर का मतलब है कि बिहार में जल्दी चुनाव भी होने वाला है। लाल जी, हम आप जितने दिन से अगर बिहार के इस चुनाव को देख रहे होंगे, कम से कम 3-4 चुनाव नीतीश कुमार के और लालू जी के, उसमें आरजेडी के बनाम, तो उसका एक ही ये रहता है उस पे मुद्दा का, जो जंगल राज बनाम सुशासन जी। तो ये हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये जंगल राज बनाम सुशासन में इस जंगल राज को लोग क्यों नहीं याद करना चाहते हैं। मैं सुशासन के मामले में आपको 10 का 10 अभी नीतीश जी को नहीं देने वाला, लेकिन ये जो एक कॉन्फिडेंस है लोगों का, जैसे वो महिला बता रही थी सिवान का, तो जिस सिवान में पीएम मोदी जा रहे हैं उस सिवान का रक्त रंजित इतिहास जो है वो हम लोगों ने देखा है। उस सिवान में साहबुद्दीन से लेके और उस जो तांडव था वो भी देखा है लोगों ने जी। उस सिवान से लेके और वो सारण के उस इलाकों में बाहुबलियों का वर्चस्व और वो इलेक्शन में एक सबसे बड़ा फैक्टर वही होता था, उसको भी हम लोगों ने देखा है। तो बिहार में जो ये वोट की लूट की परंपरा खत्म हुई, उसमें सुशासन ने एक शानदार भूमिका अदा की है।
बिहार के बदलाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एस्पिरेशनल बिहार है उसको एक उम्मीद जगाता है जो लोग लगभग भूल चुके थे। ये एस्पिरेशनल बिहार है कि आप देखिए कि बिहार के 21 जिले ऐसे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो सीधे सीधे पे पीएम के एस्पिरेशनल जो इंडिया का जो चला था मूवमेंट, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जितने भी प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप स्कीम है वो 100% पूरे हुए हैं। बिहार में एनएच की का कनेक्टिविटी हो, बिहार में प्रधानमंत्री सड़क संपर्क योजना हो, बिहार में बिजली की हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम से कम आज की तारीख में बिहार को डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बीमारू बिहार के इस कलंक से मुक्ति तो दिलाता है। लेकिन आप जब सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन में आएंगे और पलायन देखेंगे तो डेफिनेटली अभी बहुत कुछ है जो कुछ करना है। उसमें लोगों की भूमिका यही है कि वो बिहार में आने वाले चुनाव में विकास को मुद्दा बनाते हैं या जातीय समीकरण। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल ये उम्मीद भी किससे करें? ये उम्मीद भी किससे करें? जिन्होंने कुछ किया है उसी से तो उम्मीद होगी। धीरज कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मैं आऊं नीरज जी के पास और राहुल जी के पास, उससे पहले हमारे संवाददाता धीरज कुमार सिवान से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ खास तोहफा है इस बार? धीरज यादव ने कहा कि वो बिहार उनको नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे वादे करते हैं और देते नहीं हैं। वहां आपके साथ कुछ लोग भी खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जरा बताइए कि वो क्या महसूस करते हैं और जिस उम्मीद की बात अभी विनोद जी कर रहे थे वो उम्मीद भी उनको आगे के लिए किनसे है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है और इस वक्त मैं जो सिवान में खड़ा हूं और हमारे सामने ये जो पंडाल की तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयारी हो रही है, और मैं इसलिए सिवान की बात कर रहा हूं कि सिवान में अभी मैं जिस वक्त जहां पे खड़ा हूं ये सिवान का नेशनल हाईवे है और यहाँ का जो नेशनल हाईवे है, चाहे उसकी कनेक्टिविटी गोपालगंज के जरिए गोरखपुर हो और गोरखपुर से उसकी जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली तक की है, तो इस तरीके का बदलाव आप सिवान में देख सकते हैं। जो सबसे जो अहम बातें हैं, अभी हमने सिवान के कुछ लोगों से बात की, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष लोग भी थे, तो उन्होंने उस सिवान को याद किया या सिवान के साथ उस नाम को चस्पा किया जिसमें कि दहशत था, जिसमें कि आतंक का माहौल था, जिसमें लूट थी, जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार था, जिसका एक रक्त रंजित इतिहास था कि लोग 8 बजे के बाद अगर कहीं दूर स्टेशन पर हैं तो वो अपने घर नहीं आ सकते हैं, या अगर किन्हीं को 8 बजे रात में ट्रेन पकड़नी हो या कहीं दूर की यात्रा करनी हो तो उस यात्रा को वो नहीं कर सकते थे। लेकिन बीते 10 सालों में कहें, 8 सालों में कहें, तो जिस तरीके से हमने सिवान को बदलते हुए देखा, यहाँ पे कनेक्टिविटी देखें, और आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री यहाँ क्या देंगे, लगभग 9,500 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो शहरी विकास मंत्रालय या रेल मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और एक रेलवे कनेक्टिविटी की बात जो हो रही है कि सिवान को जो पटना के जरिए और वहां से आगे की तरफ रेलवे कनेक्टिविटी से सिवान को जोड़ा जाए वंदे भारत के जरिए, उसकी बात हो रही है। और इसके साथ जो ढेरों प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट वो सीवेज से जुड़े हुए हैं, अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, और ये ऐसे प्रोजेक्ट है लगभग 9,500 करोड़ रुपए के, जिस प्रोजेक्ट से सिवान की जो विकास की जो कहानी, जो सिवान का जो बदलता हुआ स्वरूप है, जिसमें कि हमने देखा कि सिवान में अच्छे अच्छे होटल खुले हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात सिवान शहर की अगर हम बात करेंगे तो एक समोसे वाले की भी कहानी आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो कि केवल सिवान शहर में समोसा बेचकर एक जो फलता फूलता उद्योगपति बनने की राह पर है, तो ये बदलता हुआ और ये तो एक कहानी है, ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां होंगी, जाहिर सी बात है, ऐसी और भी कहानी। आप आइए, आपके पास में आऊंगा आपके पास, थोड़ी देर में आपके पास लौटता हूं और आपके पास जरूर इस कहानी के लिए आऊंगा। मैं जरा राहुल जी को और नीरज कुमार जी को शामिल कर लेता हूं। पहले राहुल जी, अभी धीरज बता रहे थे कि भाई जो तस्वीर बदली है, एक छोटा सा तजुर्बा मैं भी अपना सुना देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सड़कों की तस्वीर दिखाई जा रही थी अभी, मैं उन सड़कों पर 2004 में गया था और मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं आपको। 30 किलोमीटर की यात्रा मैंने 6.5 घंटे में पूरी की थी। 30 किलोमीटर की यात्रा 6.5 घंटे में अपनी कैमरा टीम के साथ मैंने पूरी की थी, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। 2004 की बात बता रहा हूं। तस्वीर बदली है राहुल जी, तो फिर प्रधानमंत्री को बिहार जाने में शर्म क्यों होनी चाहिए? और जब तस्वीर बदली है तो बिहार की जनता को आगे के लिए उम्मीद किन से करनी चाहिए, बताइए।
लालचंद जी, मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम आपने और विनोद जी ने एक गंभीर समस्या को माना कि बिहार में पलायन की समस्या अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हाँ बिल्कुल। और उसका समाधान बिहार वासियों को खोजना है इस चुनाव में। ठीक। अब देखिए, तो इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि बिहार पलायन के बहुत भयानक दर्द से गुजर रहा है, इस समय भी गुजर रहा है, और उसको आप लोगों ने माना। अब है कि उम्मीद किससे की जाए। देखिए 2004 के जो अनुभव आपके हैं, मैं उसको बिल्कुल खारिज नहीं करता, वो स्थितियां बिल्कुल रही हैं। लेकिन एक चीज ये भी देखना पड़ेगा कि बिहार में पुल तो बहुत सारे बने, और हम लोगों ने खूब सारे पुलों पर भी डिबेट किया है लालचंद जी, कि बिना आंधी के, बिना तूफान के, बिना किसी कारण के बिहार में भारी संख्या में पुल यूं ही गिर गए। और ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां भ्रष्टाचार की जांच करती हैं, बिहार में सक्रिय अवस्था में नहीं दिखी वहां पे। आप कल्पना कीजिए कि अगर बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार होती तो वो एजेंसियां सक्रिय होती। तो कभी कभी हमें लगता है कि डबल इंजन के कुछ नुकसान भी होते हैं। अब एक चीज मैं कह दूं, सिवान को देखिए, सिवान का आपराधिक इतिहास के मामले पे तो बिल्कुल हम लोगों ने गंभीरता से चर्चा की। बिहार विकास करना चाहिए, और विकास अगर कोई भी शहर करेगा उसके लिए आवश्यक है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो। सिवान की स्थिति अगर मैं बताऊं, पिछले 40 दिन में सिवान में 13 मर्डर और 19 आपराधिक हत्याएं की घटनाएं घटी है वहां पे। आपकी स्थानीय रिपोर्ट यहाँ पे पुलिस से आप कंफर्म कर सकते हैं। और 13 जो हत्या हुई है वो दिन दहाड़े, उसमें कम से कम 10 हत्याएं दिन दहाड़े हुई है, लूटपाट पे हुई है। आप सिवान तो छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में जो वहां के केंद्रीय, जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनके मैं इसको खारिज नहीं करता, मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आपराधिक घटनाएं पूरे देश में होती हैं और बिहार में भी हो रही हैं। मैं इसको खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले के बिहार में क्या होता था, किस तरह से गाड़ियों के शोरूम लूट लिए जाते थे, नहीं जानते हैं क्या? हम लोगों ने सुना नहीं, देखा नहीं, वो खबर हमने देखी नहीं किया। लेकिन आपने जो कुछ आरोप लगाए उस पर जरा नीरज जी का जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास। नीरज जी कह रहे हैं कि भाई अभी भी तो बिहार में पुल टूट जाते हैं, अभी भी बिहार में एजेंसियां सक्रिय नहीं हैं, अभी भी बिहार में पलायन हो रहा है, तो इसका क्या रोड मैप है? क्यों लोगों की उम्मीद एनडीए से ही फिर से जुड़े? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, बिहार में भी हालिया नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया कि बिहार में पलायन में 14% की कमी आई है, 14%। निश्चित रूप से यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन का और बिहार में किए गए कार्यों का कमाल है। बिहार में जो आज इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ कि आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहते। हम विकसित राज्य की श्रेणी में आ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार आज आत्मनिर्भर हो चुका है, कनेक्टिविटी शानदार बनी है। और बिहार में जो अपराध की बात करते हैं, मैं बता दूं आपको कि अपराध में भी बिहार में भारी गिरावट आई है। लालू राबड़ी के शासन काल में कहा था कि सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था, लेकिन उस समय के जो आंकड़े हैं, लगभग 4000 हत्या, अगर हत्या को लेकर चलता हूँ तो 4000 हत्या प्रतिवर्ष हुआ करते थे लगभग, और आज की तारीख में यह 2700 का आंकड़ा है प्रतिवर्ष का। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय की तुलना में आज की आबादी लगभग 2 गुनी हो चुकी है। यानी कि प्रति लाख व्यक्तिगत अपराध की दर की हम बात करेंगे तो उस समय से 1/4 लगभग हो चुकी है, 1/3 तो जरूर हो गया है। ये बात बिहार के लोगों को समझना होगा कि और अब यहाँ FIR दर्ज होता है, पुलिस या कार्रवाई देखने को मिलती है, और सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होते, कहीं भी सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता। और ये बिहार के लिए बड़े गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आगे के लिए। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, लेकिन ये भी बात है कि अगर कोई भी घटना होती है तो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बताइए कि आगे पलायन और रोका जाए, इसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? निश्चित रूप से पलायन रोकने के लिए ही तो बिहार में औद्योगिकीकरण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, ऊर्जा तैयार हो गया, तो अब वो बिहार में पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के, कर्नाटक के कॉलेज में बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं जाते। तो निश्चित रूप से बहुत अंतर आया है, परिवर्तन आया है, और ये अंतर लगातार आता जा रहा है। ठीक है, राहुल जी कुछ आप कह रहे थे, बोलिए। देखिए, अभी भी कुछ मूलभूत सवालों के जवाब जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं। उन्होंने नहीं बताया कि आखिर जो भारी संख्या में पुल गिरे, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, लेकिन क्या क्वालिटी के साथ उसमें समझौता किया गया? जवाब दीजिए नीरज जी। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई? अभी एक पुल का उद्घाटन होता है, पुल के उद्घाटन के बाद ही उसको दरारें। जवाब दीजिए नीरज जी, क्यों पुल गिरने की घटना हुई? ये बयान राजनीति से प्रेरित है, एक अगवानी पुल की बात होती है। मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने उस ठेकेदार पर कार्रवाई की और उसे यह आदेश दिया गया है कि सरकार 1 रुपया नहीं देगी, वो अपने फंड से, ठेकेदार अपने कंपनी के फंड से उस पुल को बनवाएगा। ठीक है, जहां हजारों पुलिया बने हैं साहब, एक पुल गिरा है, मैं मानता हूँ, और सरकार ने इसे बड़ी गंभीर नहीं, एक ही पुल तो नहीं गिरी है, ये तो मैं भी कहूंगा, सिर्फ एक ही पुल नहीं गिरी है, पुल तो और भी बिहार में गिरे हैं, पुल तो और भी बिहार में गिरे हैं,
पुल गिरे हैं, लेकिन वो सब पुल बहुत कुछ पुल बहुत विनोद जी को राहुल लाल जी रुकिएगा अभी विनोद जी को। फिलहाल में अगवानी पुल ही ऐसा रहा जो कि बहुत चर्चा में रहा। ठीक है। और ठेकेदार को पनिश किया गया। ठीक है। सरकार उससे बड़ी गंभीरता ठीक है नीरज जी, आ रहा हूँ नीरज जी, विनोद जी बोलिए। राहुल लाल जी, मैं सवाल दे रहा हूँ आपको। आप तो पार्टी राहुल गांधी आपके पिछले महीने में कम से कम 5 बार जा चुके हैं बिहार, और बिहार के लिए उनका कोई रोड मैप नहीं है। जाति वाला है ना वो रोड मैप जो है उनका वही सोशल इंजीनियरिंग है, या तो संविधान बचाते बचाते वो वहाँ दलित और मुसलमानों का अपना एक कुनबा जोड़ रहे हैं गठजोड़ में, और उनको लगता है कि ये हमारे लिए वाकिफ है। अब ये है कि आपको आरजेडी में भी रहना है, आरजेडी में नहीं भी रहना है। मतलब आपको लालू यादव से उस जंगल राज के उस जो थप्पा लगा हुआ है उससे राहुल गांधी मुक्ति भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि सोशल इंजीनियरिंग में हम उससे अलग भी नहीं हो सकते हैं। तो मुझे सीधे सीधे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहते हैं हम विकास की बात करते हैं, ठीक, मुद्दा उनका विकास होता है, ठीक है, और उस मुद्दे को जब विकास कहते हैं तो उस विकास के सामने में वो जमीन पे, वो धरातल पे वो सारी चीजें होती है। उनके पास में कोई सोशल इंजीनियरिंग का नहीं है। उनका आपने को मैंने अभी बताया था जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का है, आप ये देखिए उस कार्यक्रम में बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में हजारों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में जो आपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, थोड़ा किताबी बात भी कर लीजिए, हवा हवाई बात मत कीजिए। हवा हवाई बात करते हैं अपराध के डेटा, और ये आपने महिला का बाइट आपने सुना होगा, फियर कॉन्सेंस जो था लोगों के वो दिलो दिमाग से हट गया है जी। घटना दुर्घटना की बात, मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहा है, बिहार में अपराध भी हो रहे हैं, ये ठीक है। उनके पुलिस सिस्टम अभी भी उतने काबिल नहीं है, पुलिस का जो प्रबंधन है वो उतना उस बिहार में मामले में यूपी और उस बाकी स्टेट से अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि विकास की जो एक ललक है, जो हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि जिस बिहार में आबादी 70% आबादी 35 साल से कम है, ठीक है, उसमें आपका जाति फार्मूला कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव कितना स्टैंडर्ड बनेंगे, ठीक है, ये आपका सवाल। ठीक है, मैं राहुल जी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा धीरज को शामिल कर लेता हूं। धीरज, विनोद जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि बिहार जहां पर कि एक तरफ जाति जाति जाति, सोशल इंजीनियरिंग, जाति है, संविधान बचाओ, ये हो रहा है, ठीक है, उनका अधिकार है वो उठाएं बात को। दूसरी तरफ एनडीए जिस मुद्दे को लेके चल रहा है, आप जमीन पर हैं, आप अभी कुछ विकास की कहानी सुना रहे थे कि एक समोसे वाला ने कैसे अपनी पहचान बना ली, ऐसे बहुत सारी कहानियां होंगी। कौन सा नैरेटिव आपको हावी होता हुआ वहां जमीन पर दिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये जो सवाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम सीवान शहर को ही अगर एक तरीके से उदाहरण के रूप में देखना चाहेंगे, तो जिस तरीके से हमने बताया कि महिलाओं ने हमें बताया कि कैसे एक भय मुक्त माहौल है। अच्छा, लोग बार बार पलायन की बात करते हैं कि माइग्रेशन यहाँ से हो रहा है, तो माइग्रेशन रुक क्यों नहीं रहा है? माइग्रेशन रुक रहा है बिहार में, और अगर थोड़ा सा भी अगर माइग्रेशन का डेटा अगर बिहार में कम हुआ है, तो इसके पीछे लोगों के मन में एक जो डर मुक्त जो जीने की एक जो शैली है वो शैली है, और जिसको कि यहाँ के लोगों ने महसूस किया है, यहाँ के लोगों ने देखा है। अपने आपको एक समोसे वाले की कहानी इसलिए कही कि ऐसे अनगिनत कहानी है इस शहर में, जहाँ की छोटे छोटे जो उद्यमी जो हैं वो रोजगार के जरिए अपने आप को यहाँ पे विकसित करने की कोशिश में या जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे ढेरों कहानियां हैं यहाँ। और जो सबसे प्रमुख बातें हैं, जो लोग विकास की बात करते हैं कि विकास किस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आवास योजना की तहत ढेरों जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिए जाएंगे। और खास करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए जो लगभग 50,000 से जो अधिक लाभार्थी हैं उनके बीच में एक तरीके से आवास देने की भी घोषणा की जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सीवेज की बात कब आती है? सीवेज की बात विकास में तब जुड़ती है जबकि मकान बन जाते हैं, जब शौचालय बन जाते हैं, तब लोग नालियों की जो एक तरीके से जरूरत महसूस करते हैं। तो अगले चरण की बात हो तो जिस तरीके से सीवेज प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ये न केवल सीवान शहर के लिए, बाकी 10 से 11 जो जिले हैं वहां पे इस तरीके के प्रोजेक्ट देने की बात बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़िए। ठीक है, बिहार में विकास को देखा है। राहुल जी बताइए। देखिए, विनोद जी ने गंभीर चीज कही, मैं उसी थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने जो सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस और जो महागठबंधन है वो केवल जाति के आधार पर ही जा रहा है। देखिए,
सामाजिक न्याय भी हो, सामाजिक समीकरण भी हो और साथ ही साथ विकास भी हो। ये दोनों मोर्चे को साथ लेके चलने। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक स्लोगन जो मैं बहुत पसंद करता हूँ स्लोगन के रूप में, भले वो जमीन तक क्रियान्वित नहीं होता, वो परिवारवाद के विरुद्ध उनका संघर्ष, कि प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद पे जोरदार संघर्ष करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बिहार को नहीं देखता। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री 10 बार बिहार ना जाए, वो बिहार चुनाव के प्रचार से पहले कम से कम 30 बार बिहार जाएंगे। वो अजय 10 बार जाने की बात कर रहे हैं। जाना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जाते हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है ना। मैं तो कह रहा हूँ लालचंद जी, बिहार में अभी जो है कि अलग अलग खूब सारे कमीशन बने। ठीक है, आपने 2 सवाल उठाए, आपने 2 सवाल उठाए, मुझे नीरज जी से जवाब दे। नीरज जी वो कह रहे हैं विकास की बात तो हम भी कर रहे हैं। लालचंद जी, हाँ पढ़न आपकी आवाज कब आई सर, थोड़ा बताएंगे प्लीज मेक इट लाउड। क्या सवाल पूछा उन्होंने? हाँ ये कि विकास की, वो कह रहे हैं विकास की बात तो हम भी कर रहे हैं, मतलब विपक्ष भी कर रहा है, तो आपका विकास की बात जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं लगातार बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लगातार ये ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो मोदी जी आ रहे हैं। बिहार मोदी जी के दिल में बसता है, वो लगातार बिहार आते हैं और बिहार के लिए लगातार सोचते रहते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाना, वह बिना बिहार को विकसित किए नहीं हो सकता। ये बात माननीय मोदी जी ने कई मंचों से कहा। ठीक है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के दिल में बिहार बसता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बस यही कहूंगा, मैं बस यही कहूंगा कि ये तो बिहार के हित में और देश के हित में है कि वहां विकास की ही बात हो, बाकी चीज़ों की बात की जरूरत ही क्या है? विकास की बात होनी चाहिए। और जब राहुल जी कहते हैं कि भाई विकास की बात तो विपक्ष भी करता है, तो अच्छी बात है, विकास पर ही चुनाव होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगला चुनाव पूरी तरह विकास पर ही लड़िए सब लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए, नीरज कुमार जी, धीरज आपका भी जुड़ने के लिए और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे भारत ने एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंधु। ईरान से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आ भी रहे हैं और आकर कह रहे हैं सरकार को शुक्रिया। करेंगे इस पर बात, अभी वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत। ब्रेक के बाद, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे भारत के ऑपरेशन सिंधु की। दरअसल भारत सरकार का ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों की सुरक्षित भारत वापसी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 90 छात्र छात्राओं सहित 110 भारतीयों का पहला जत्था आज नई दिल्ली पहुंच भी गया। तो छात्रों ने आभार जताया, तो सरकार ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा तो सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार के लिए। ईरान से दिल्ली आए छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर आभार जताया। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ईरान से स्वदेश लौटे इन छात्रों से मिले और उनका हालचाल भी जाना। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी भी फ्लाइट तैयार है, हम आज एक और विमान भेज रहे हैं। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि हम तुर्कमेनिस्तान से होते हुए कुछ और लोगों को निकाल रहे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने, विदेश राज्य मंत्री ने, विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने पहले भी कई सफल ऑपरेशन किए हैं। हम आपको कुछ ऑपरेशन गिना देते हैं थोड़े से। कोविड महामारी को याद कीजिए, लाखों लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाया था भारत सरकार ने। यूक्रेन रूस युद्ध को याद कीजिए, उसमें ऑपरेशन गंगा से हजारों भारतीय छात्रों को सुरक्षा की गारंटी दी गई और वापस लाया गया। ऐसे भी मिडिल ईस्ट से भी निकाले गए थे, मिडिल ईस्ट के देशों से। तो युद्धग्रस्त इलाके से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की पहल में भारत सबसे आगे रहता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं,
खास बात तो यह है कि भारत अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ ही दूसरे देशों के लोगों की भी सहायता करता रहता है। तो ये जो नया भारत है वो अपने नागरिकों के लिए भी और दूसरों को भी सहायता देने में आगे रहता है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। तो ईरान से दिल्ली आए छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं। they are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। बहुत खुश हूँ, खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। Like immensely grateful, we are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें इस झंडे की वजह से, एवं कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस ने बराबर सिटी तक, फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी। बहुत अच्छा लगा, एवं कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए, ना ही कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ, और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पार आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आए, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया जो हमारे बच्चों के लिए, इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। तो हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय छात्र शुक्रिया कह रहे हैं। तो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सबको सुरक्षित लाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे। ये 110 हमारे लोग आ रहे हैं, आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं, और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी हम लोग उनको इवैक्यूएट कर। और तापस भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस पर बिल्कुल करीब से नजर रखे हुए हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं। तापस, सबसे पहले तो जरा आगे का रोड मैप बताइए, क्या क्या आगे योजना है, क्योंकि लगातार जैसे अभी हमने कीर्तिवर्धन सिंह को सुना कि बिल्कुल तैयारी पूरी है, जो ही रिक्वेस्ट आते जाएंगे हम लाते जाएंगे। आगे क्या कुछ अभी होना है? आपने सही कहा लाशन जी, क्योंकि ये एक ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूस है, और आपने बहुत सही कहा, इससे पहले हम लोगों ने दिखाया है, भारत ने विश्व बंधु की जो भूमिका है वो, और पूरे दुनिया को दिखाया कि भारत के नागरिक कहीं पे भी हो उनको निकालना, उनको सुरक्षित लेके आना भारत में उनका दायित्व है, और वो निभाया है। एक पूरा हिस्ट्री आप 10 साल का अभी आप देख लें तो आपको देखने को मिलेगा। मैं खुद ऑपरेशन गंगा में है बहुत क्लोजली, मैं जब हम वहां पे था यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पे, तो हमने ये देखा, खुद कैबिनेट मिनिस्टर वीके सिंह वहां पे गए थे, उन्होंने निकालने में पूरी कसर लगाई। तो ये एक दर्शाता है कि भारत अब ये नया भारत है, ये अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, लेके आता है। इस वक्त जो हमें बताया जा रहा है कि करीब करीब 8 से 10 हजार के करीब भारतीय इस वक्त ईरान में हैं, और आज 110 जो लोग आए हैं, एक जो पहली जो फ्लाइट थी 110 लोग आए थे। आप सोचिए उसमें से 90 लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर से थे, उनको वहां से लेके आना, और सिर्फ और छात्रों के साथ छात्राएं भी थी, छात्रों के साथ छात्राएं। लेकिन जिस तरह उन लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शुक्रिया कहा, तापस, क्या आप लोगों ने आपने जब उन लोगों से बात की, उन लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो खुद कह रहे थे कि देखिए जो रास्ता था ईरान तेहरान से आर्मेनिया का, वो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन भारत के दूतावास जो ईरान में थे, तेहरान में और आर्मेनिया में थे, उन दोनों ने जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन किया, उसकी बदौलत वो बहुत आसानी से। अदरवाइज आप सोचिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री पार करना इतना आसान नहीं है, बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन चूंकि भारत के बहुत अच्छे संबंध है आर्मेनिया के साथ, ईरान के साथ भी, और उसी का फायदा भारत को मिला। आप देखिए वहां से निकाल के ला पाए, और ये एक नहीं, इसके बाद और भी फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स की जा रही है। मैंने जैसे कहा कि अब जो झंडा था
हमने ऑपरेशन गंगा में भी देखा, हमने इससे पहले जितने भी ऑपरेशन देखे उन सब में ये जो झंडा था वो भारत के नागरिकों की एक शान, आन बान, बेशक और इस तिरंगे झंडे का इस्तेमाल तो कई बार दूसरे देशों के जो छात्र नागरिक हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित निकालने में करते रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे तापस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।